हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिटेलिंग के बारे में। ये आपका मार्केटिंग की यूनिट नंबर 4 के अंदर आता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रिटेलर क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं और साथ में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेलर। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक आता है आपका रिटेलिंग। तो रिटेलिंग क्या होता है? इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। रिटेलिंग को हम एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है। Involved in selling the merchandise directly to the final consumer, that is the one who intended to use the product, are included. Any business entity which sell goods to the end user and not for business use or for resale, whether it is a manufacturer, wholesaler or a retailer, are said to be engaged in the process of retailing, irrespective of the manner of which goods are sold. तो रिटेलर्स के अंदर हमारे वो लोग इंक्लूड करते हैं जो कि हमारे सामान को ख़रीदते हैं सिर्फ फाइनल कंज्यूमर्स को सामान को बेचने के लिए। तो ये लोग वो होते हैं जो डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं फाइनल कंज्यूमर्स को। इनके अंदर हम उन लोगों को इंक्लूड नहीं करेंगे जो कि बिजनेस पर्पस के लिए ख़रीद रहे हैं या फिर रीसेल के लिए ख़रीद रहे हैं। तो रिटेलर्स सिर्फ सिंपली वो लोग होते हैं जो कि आगे सामान बेचेंगे फाइनल कंज्यूमर्स को। तो उन लोगों को हम बोलते हैं रिटेलर। Retailing include all activity involved in selling goods or services to the final consumer for personal non-business use। तो रिटेलिंग के अंदर हमारी वो सभी एक्टिविटीज़ आती है जिसके अंदर हम जैसे कि इसके अंदर देखते हैं सेल करते हैं हम गुड्स और सर्विसेज को। किसको हम सेल करते हैं? अपने फाइनल कंज्यूमर्स को। और फाइनल कंज्यूमर्स को हम दे रहे हैं किसके लिए? पर्सनल यूज़ के लिए, नॉट फॉर बिजनेस यूज़। वो बिजनेस पर्पज़ के लिए नहीं खरीद रहे। तो ये डेफिनेशन हमारी दी थी यहाँ पर फिलिप्स कॉटलर ने। इसके बाद में आता है आपका ये चार्ट, जिसके अंदर हमारा ये दिखाया गया है कि किस तरीके से जो रिटेलर है वो कैसे काम करता है या रिटेलर की सप्लाई चेन वर्क कैसे करती है। तो सबसे पहले कोई भी सामान होता है वो मैन्युफैक्चर में या फिर एक फैक्ट्री के अंदर बनाया जाता है, जिसके अंदर हम प्रोड्यूस करते हैं गुड्स को, जिसके अंदर हम मशीन्स का यूज़ करते हैं, रॉ मटेरियल का यूज़ करते हैं, लेबर का यूज़ करते हैं। उसके बाद में वो जो सामान होता है वो होलसेलर के पास पहुंचाया जाता है। परचेज गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेल देम टू रिटेलर इन बल्क क्वांटिटी। अब वो जो सामान है वो होलसेलर से वो सामान पहुंचाया जाता है रिटेलर्स तक। अब जो रिटेलर्स होते हैं सेल द गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी टू द एंड यूज़र एट अ हायर प्राइस। अब जो रिटेलर होते हैं ये लोग होलसेलर से लार्ज क्वांटिटी के अंदर सामान खरीद लेते हैं और इसके बाद में ये लोग स्मॉल क्वांटिटी के अंदर इस सामान को बेचते हैं फाइनल कंज्यूमर्स को। फाइनल कंज्यूमर्स वो लोग होते हैं जो कि एंड यूज़र होते हैं, जिन्होंने गुड्स को ख़रीदा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो इस डायग्राम से आप देख के समझ सकते हैं कि किस तरीके से रिटेलर की जो सप्लाई चेन है वो कैसे वर्क करती है। इसके बाद में आता है आपका रिटेलर्स फंक्शन। तो रिटेलर्स फंक्शन के अंदर सबसे पहले आता है बाइंग एंड असेंबलिंग ऑफ गुड्स। तो सबसे पहले ये लोग बाय करते हैं, सामान को खरीदते हैं होलसेलर से। उसके बाद में गुड्स को असेंबल करते हैं। स्टोरेज ऑफ गुड्स, उसके बाद जो उन्होंने सामान खरीदा है उसको वहाँ पे वो स्टोर करते हैं। इसके बाद में ये जो लोग होते हैं क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं अपने कस्टमर्स को कि वो आने वाले टाइम पे उनके कस्टमर्स जो है वो उनके साथ में लॉयल रह सके। फिर फोर्थ आता है पर्सनल सर्विस। ये लोग पर्सनल सर्विस भी देते हैं, उनके घर तक भी सामान की डिलीवरी पहुंचाई जाती है। इसके बाद में आता है रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग फैक्टर होता है क्योंकि ये लोग जो होते हैं ये होलसेलर से लार्ज क्वांटिटी के अंदर सामान को परचेज करते हैं। डिस्प्ले ऑफ गुड्स, ये लोग अपने जो गुड्स है उसको डिस्प्ले में दिखाया जाता है और इन लोगों के पास जो होती है सप्लाई इन्फॉर्मेशन ये लोग रखते हैं। और ये वहीं पर जो हमारे होलसेलर होते हैं उनके पास में सिर्फ और सिर्फ मार्केट इन्फॉर्मेशन रहती है। इसके बाद में आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेलिंग फॉर्मेट। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आता है ओनरशिप बेस्ड रिटेलिंग। ओनरशिप बेस्ड रिटेलिंग के अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट बनता है इंडिपेंडेंट रिटेलर। दे ओन एंड रन अ सिंगल शॉप एंड डिटरमाइन देयर पॉलिसी इंडिपेंडेंटली। Their family member can help in business and the ownership of the unit can be passed from one generation to next. For example, standalone grocery shop, florist, stationery shop, books shop, etc. इंडिपेंडेंट रिटेलर वो लोग होते हैं जो कि सिर्फ एक सिंगल पर्सन है, वो अपनी दुकान को चला रहा है और उसके अंदर किसी की भी बाउंडेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसी को किसी की रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा या कोई और है वो जो उसकी दुकान को चला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इंडिपेंडेंट जो रिटेलर होते हैं वो अपनी दुकान को खुद देखते हैं,
खुद उसको रन करते हैं और वो अपनी दुकान के सिर्फ अकेले ही मालिक होते हैं। इसके अंदर जो बाकी उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो उनकी दुकान के अंदर हेल्प करते हैं उनके आगे बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और ये जो टाइप के हमारे रिटेलर्स होते हैं, इसके अंदर जो इनका बिजनेस होता है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक ये पास ऑन होता रहता है। इसके अंदर एग्जाम्पल आता है जैसे कि हमारी ग्रोसरी शॉप्स हो गई। इसके बाद में हमारा सेकंड आता है चेन स्टोर। चेन स्टोर के अंदर आता है व्हेन मल्टीपल आउटलेट आर अंडर कॉमन ओनरशिप इट इज कॉल्ड एज चेन ऑफ स्टोर। चेन स्टोर ऑफर एंड कीप सिमिलर मर्चेंडाइज, दे आर स्प्रेड ओवर सिटीज एंड रीजन्स। एग्जाम्पल वेस्ट साइड स्टोर, शॉपर स्टॉप एट्सेट्रा। चेन स्टोर्स वो होती है जिसके अंदर मल्टीपल आउटलेट्स होती है सिर्फ एक ही ओनरशिप के अंडर। इसके अंदर जो चेन स्टोर्स होती है ये ऑफर करती है और ये सिमिलर प्रोडक्ट को यहाँ पर देती है। इसके बाद में हमारा थर्ड पॉइंट यहाँ पर बनता है फ्रेंचाइजेस। इसके बाद में आता है आपका दीज आर स्टोर दैट रन बिजनेस अंडर एन एस्टेब्लिश ब्रांड नेम और अ पर्टिकुलर फॉर्मेट बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी। अब जो हमारा चेन स्टोर होता है ना उसके अंदर किसी भी तरीके का एग्रीमेंट नहीं रहता, बट वहीं पर अगर हम फ्रेंचाइजेस की बात करें तो इसके अंदर एक एग्रीमेंट रहता है फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के बीच के अंदर। इसके अंदर ये लोग काम करते हैं एक पर्टिकुलर ब्रांड के अंदर अंदर। और जो चेन स्टोर होती है वो एक ही ब्रांड की मल्टी आउटलेट्स होती है। वहीं पर जो हमारा फ्रेंचाइजी होता है वो एक ब्रांड के अंदर काम करती है। इसके अंदर एक एग्रीमेंट रहता है फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के बीच के अंदर। इसके अंदर हमारे मेनली टू टाइप होते हैं, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट आता है बिजनेस फॉर्मेट और दूसरा होता है हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेट। बिजनेस फॉर्मेट के अंदर आता है जैसे कि पिज़्ज़ा हट हो गया। सेकंड आता है प्रोडक्ट फॉर्मेट जहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया जाता है। बिजनेस फॉर्मेट के अंदर फोकस किया जाता है बिजनेस के ऊपर। इसके बाद में आपका फोर्थ पॉइंट यहाँ पर बनता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स। These are business owned and run by a consumer with the aim of providing essential at reasonable cost as compared to market rate। इसके अंदर ये वो लोग बिजनेस चलाते हैं जो बिजनेस का एम ये रहता है कि वो एसेंशियल मतलब जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट आइटम्स है या जो भी हमारे मेन आइटम्स है उसको प्रोवाइड करवाया जा सके और वो भी एक रीजनेबल कॉस्ट के अंदर। मतलब जो इनकी जो कॉस्ट रहती है वो कम रहती है एज़ कम्पेयर टू मार्केट रेट। मार्केट रेट से इनकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। एग्जाम्पल सहकारी भंडार फ्रॉम इंडिया, प्यूंजेंट कंज्यूमर फूड कोऑपरेटिव फ्रॉम नॉर्थ यूएसए। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स के। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है मर्चेंडाइज बेस्ड रिटेलिंग, जिसके अंदर यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट बनता है कन्वीनियंस स्टोर। अब कन्वीनियंस स्टोर के अंदर जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कन्वीनियंस मतलब जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो। कन्वीनियंट जैसे कि जो 24/7 हमारे लिए ओपन रहे। दीज आर द स्मॉल स्टोर जनरली लोकेटेड नियर रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस एंड आर केप्ट ओपन टिल लेट नाइट और 24/7। These store offer basic essentials such as food, eggs, milk, toiletries, and groceries. They target consumers who want to make quick and easy purchase. For example, mom and pop stores, store located near petrol pumps, 7-Eleven from USA, 24/7, etc. कन्वीनियंस स्टोर वो स्टोर्स होती है जो कि एक हमारे रेजिडेंशियल एरिया के पास आसपास में रहती है, जो कि खुली रहती है लेट नाइट तक या फिर जिसको हम बोलते हैं 24/7 तक जो ओपन रहती है। ये जो स्टोर्स होती है ये ऑफ़र करती है जो भी हमारे एसेंशियल्स या इंपॉर्टेंट फूड आइटम्स है जैसे कि फूड हो गया, एग्स हो गए, मिल्क हो गए। तो ये सारा सामान जो है वो कन्वीनियंस स्टोर के ऊपर ईजीली हमारा मिल जाता है। अब ये जो हमारी स्टोर होती है इधर यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्विकली काम होता है और साथ में ईजी परचेज रहता है। इसके बाद में हमारा सेकंड पॉइंट आता है सुपर मार्केट्स। दीज आर द लार्ज स्टोर विद हाई वॉल्यूम एंड लो प्रॉफिट मार्जिन। ये हमारे एक तरह के लार्ज स्टोर्स होते हैं जिसके अंदर हाई वॉल्यूम होता है और इनका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो थोड़ा कम रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। दे टारगेट मास कंज्यूमर एंड देयर सेलिंग एरिया रेंज फ्रॉम 8,000 स्क्वायर फीट टू 10,000 स्क्वायर फीट। इनके अंदर हमारे सेलिंग एरिया जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, जैसे कि 8,000 स्क्वायर फीट से लेकर 10,000, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा बड़े एरिया में बनाए जाते हैं सुपर मार्केट्स। और इसके अंदर इनका मेन टारगेट ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स को यहाँ पर अपने पास रख सके। दे ऑफर फ्रेश एज वेल एज प्रिजर्व फूड आइटम्स, टॉयलेटरीज, ग्रोसरीज, बेसिक हाउस होल्ड आइटम। Here at least 70% selling space is reserved for food and grocery product. For example, Food Bazaar and Tesco.
इसके अंदर जो सुपरमार्केट्स होते हैं, यहाँ पर जो फ्रेश आइटम्स होती है वो अवेलेबल होती है, साथ में प्रिजर्व फूड आइटम्स भी यहाँ पर अवेलेबल रहती है। तो ये आता है आपका सुपरमार्केट के अंदर। इसके बाद में थर्ड पॉइंट बनता है हाइपर मार्केट। हाइपर मार्केट के अंदर आता है दीज आर वन स्टॉप शॉपिंग रिटेल स्टोर विद एटलीस्ट 3000 स्क्वायर फीट सेलिंग स्पेस, आउट ऑफ विच 35% स्क्वायर इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स नॉन ग्रोसरी प्रोडक्ट। दे टारगेट कंज्यूमर over large area and often share space with restaurant and coffee shops. The hypermarket can spread over the space of 80,000 square feet to 2.5 lakhs square feet. They offer exercise equipment, cycles, CD, DVD, books, electronics, etc. इसके अंदर आपका जो सुपरमार्केट होता है ये एक बहुत ही ज़्यादा लार्ज एरिया पे बनाया जाता है। ये जो सुपरमार्केट से भी ज़्यादा जब बड़े एरिया पे बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं हाइपर मार्केट। जो सुपरमार्केट का एरिया होता है वो हमारा 8 to 10,000 के बीच में रहता है, बट जो हाइपर मार्केट का जो एरिया होता है वो एरिया कवरेज होता है 80,000 से लेकर 2.5 लाख तक। मतलब जो इसका एरिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज होता है और इनका भी मेन एम यही रहता है कि ये मास कंज्यूमर्स को यहाँ पर टारगेट कर सकें। इसके अंदर जो ये लोग होते हैं ये ऑफ़र करते हैं जैसे कि रेस्टोरेंट सर्विसेज हो गया, कॉफ़ी शॉप्स हो गया, तो ये सब आता है हमारा हाइपर मार्केट के अंदर। इसके बाद में हमारा फोर्थ पॉइंट बनता है स्पेशलिटी स्टोर्स। दी स्टोर ऑफर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ मर्चेंडाइज सच एज होम फर्निशिंग, डोमेस्टिक अप्लायंसेस, कंप्यूटर रिलेटेड प्रोडक्ट एट्सेट्रा। दे ऑल्सो ऑफर हाई लेवल सर्विस एंड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर्स। दे ऑक्यूपाई एटलीस्ट 8,000 स्क्वायर फीट सेलिंग स्पेस। इसके अंदर स्पेशलिटी स्टोर्स वो टाइप की स्टोर्स होती है जो कि कुछ स्पेशल प्रोडक्ट को ही या स्पेशल काइंड ऑफ प्रोडक्ट को ही सिर्फ बेचती है। इसके अंदर जैसे कि अब कोई कंप्यूटर शॉप है तो वहाँ पे जाके सिर्फ कंप्यूटर मिलेगा या फिर लैपटॉप्स मिलेंगे या इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलेगी। ऐसा तो नहीं है इलेक्ट्रॉनिक शॉप के अंदर ग्रॉसरी शॉप्स भी मिल जाए। तो ये एक अलग तरीके से बनाई जाती है जिसके अंदर सिर्फ पर्टिकुलर एक ही काइंड के यहाँ पर सामान बेचा जाता है। इसके बाद में आपका फिफ्थ पॉइंट आता है डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर में आता है इट इज़ अ मल्टी लेवल मल्टी प्रोडक्ट रिटेल स्टोर स्प्रेड अक्रॉस एवरेज साइज ऑफ 2,20,000 स्क्वायर फीट टू 50,000। इट ऑफर सेलिंग स्पेस इन रेंज ऑफ 10% to 7%। जो डिपार्टमेंटल स्टोर होती है इसका जो रेंज होती है वो 10% to 7% रहती है, जैसे कि फूड के अंदर, क्लोथिंग के अंदर, हाउस होल्ड के अंदर। ये एक डिपार्टमेंटल स्टोर्स होती है जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिपार्टमेंट्स को क्रिएट किया जाता है जिससे कि वो मल्टी प्रोडक्ट को वहाँ पर अलग अलग लेवल के अंदर दिखा सके। जैसे कि एग्जांपल हो गया मीना बाज़ार और बॉम्बे स्टोर हो गया, तो ये सब इसके एग्जांपल आते हैं। इसके बाद में हमारा 6 पॉइंट बनता है फैक्ट्री आउटलेट। दीज आर रिटेल स्टोर विच सेल आइटम्स दैट आर प्रोड्यूस इन एक्सेस क्वांटिटी एट डिस्काउंटेड प्राइस। फैक्ट्री आउटलेट के अंदर वो एरिया आता है जहाँ पर बहुत लार्ज अमाउंट के अंदर सामान को रखा जाता है और यहाँ पर जो प्राइसेस रहता है उसके अंदर हम डिस्काउंट को भी देते हैं। इसके एग्जाम्पल आता है जैसे कि नाइकी, बॉम्बे डाइंग फैक्ट्री आउटलेट, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। यहाँ पर हमारा लास्ट पॉइंट बनता है कैटलॉग शोरूम्स। दीज रिटेल आउटलेट कीप कैटलॉग ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द कंज्यूमर टू रेफर। द कंज्यूमर नीड टू सेलेक्ट द प्रोडक्ट, राइट इट्स प्रोडक्ट कोड एंड हाउस होल्ड टू द क्लर्क हु देन मैनेज टू प्रोवाइड द सिलेक्टेड प्रोडक्ट फ्रॉम द कंपनी वेयर हाउस। कैटलॉग्स के अंदर क्या होता है, कंपनी जो होती है वो पहले से ही एक कैटलॉग या फिर कुछ इमेज को पहले से ही दिखाई जाती है कस्टमर्स को। उसके बाद अगर कस्टमर्स को प्रोडक्ट या वो इमेज अच्छी लगती है तो वो बोलती है कि मुझे इस टाइप के प्रोडक्ट चाहिए, तो कंज्यूमर्स उसको रेफ़र करता है। तो ये आता है हमारा कैटलॉग शोरूम के अंदर। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद में हमारा टॉपिक आता है नॉन स्टोर बेस्ड या फिर जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिटेलिंग। डायरेक्ट रिटेलिंग के अंदर हमारे यहाँ पे 3 कैटेगरी बनती है, जिसके अंदर फर्स्ट आता है मेल ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, ई शॉपिंग। सेकंड आता है हमारा टेली मार्केटिंग एंड थर्ड आता है हमारा ऑटोमेटेड वेंडिंग्स। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट के अंदर आता है ई शॉपिंग। ई शॉपिंग के अंदर जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है ऑनलाइन शॉपिंग।
द कंज्यूमर कैन रेफर अ प्रोडक्ट कैटलॉग ऑन इंटरनेट एंड प्लेस ऑर्डर फॉर परचेजिंग द प्रोडक्ट बाय ईमेल और पोस्ट। इसके अंदर जो कंज्यूमर होता है वो कैटलॉग देखते हैं इंटरनेट के अंदर और उसके बाद ऑर्डर को प्लेस करते हैं उसको खरीदने के लिए ईमेल के थ्रू या फिर पोस्ट के थ्रू। सेकंड आता है टेली मार्केटिंग, जिसके अंदर हमें ऐड दिखाई जाती है टेलीविजन के अंदर, जैसे कि द प्रोडक्ट आर एडवर्टाइज ऑन द टेलीविजन, द प्राइस, वारंटी, रिटर्न पॉलिसी, बाइंग स्कीम, कॉन्टैक्ट नंबर एटसेट्रा आर डिस्क्राइब्ड एट द एंड ऑफ द एड। द कंज्यूमर कैन प्लेस ऑर्डर बाय कॉलिंग द रिटेलर नंबर। द रिटेलर देन डिलीवरी द प्रोडक्ट एट द कंज्यूमर डोर स्टेप। टेली मार्केटिंग के अंदर आता है जैसे कि कुछ भी एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती है जैसे कि टीवी के अंदर, और इसके बाद में जब वो एडवर्टीजमेंट ख़त्म होती है तो उसके बाद में बताया जाता है कि इसका प्राइस कितना है, वारंटी पीरियड कितना है, रिटर्न पॉलिसी कैसी है, बाइंग स्कीम को बताया जाता है और कॉन्टैक्ट नंबर एंड में दिया जाता है। तो इस तरीके से टेली मार्केटिंग ये किए जाती है। जैसे कि पहले के टाइम पर यहाँ पर टीवी के अंदर दिखाया जाता था जैसे कि नापतोल और नापतोल दिखाया जाता था, तो इस तरीके की एड्स को वहाँ पर शो किया जाता था जिसके अंदर वो अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर दिखाते थे और बाद में वो डिटेल्स भी वहाँ पर एंड में देते थे। इसके बाद में थर्ड आता है ऑटोमेटेड वेंडिंग। इट इज़ मोस्ट कन्वीनियंट टू द कंज्यूमर एंड ऑफर फ्रिक्वेंटली परचेज आइटम राउंड द क्लॉक सच एज ड्रिंक, कैंडीज, चिप्स एंड न्यूज़पेपर। ऑटोमेटेड वेंडिंग्स के अंदर आता है जैसे कि ऑटोमेटेड वेंडिंग मशीन्स होता है, ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहते हैं कंज्यूमर को और ये इधर से हम मतलब ईजीली परचेज कर सकते हैं आइटम्स को। तो ये होता है हमारा डायरेक्ट रिटेलिंग। इसके बाद में हमारा लास्ट आता है सर्विस बेस्ड रिटेलिंग। These retailers provide various service to the end consumer. The service include banking, car rental, electricity, and cooking gas container delivery. The success of service-based retailer lies in service quality, customization, differentiation, timeliness of service, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एंड कंज्यूमर ओरिएंटेड प्राइसिंग। सर्विस बेस्ड रिटेलिंग के अंदर हमारी उस टाइप की रिटेलिंग आती है जहाँ पर हम कुछ सर्विस देते हैं, जैसे कि हम सर्विस देते हैं बैंकिंग के अंदर, कार रेंटल कर रहे हैं उसमें जो सर्विस दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर दी जाती है, तो ये सारा हमारा आता है सर्विस रिटेलिंग के अंदर। तो इसके अंदर हम सर्विस को किस तरीके से देखते हैं, इसकी सक्सेस हमें कैसे पता चलती है, तो इसके अंदर आता है जैसे कि हम ये देखते हैं सर्विस की क्वालिटी कैसी है, हम किस तरीके से कस्टमाइज़ कर पा रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कैसे कर पा रहे हैं औरों के सर्विस से, टाइमलीनेस, सर्विस की कितनी टाइम लिमिट है, तो ये सब इसके अंदर सर्विस बेस्ड के अंदर हमारा यहाँ पर आता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।